ग्रुप के हिसाब से, तो सबसे पहले किसने सजाया था? डोबेराइनर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डोबेराइनर, मेटल और नॉन मेटल के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण हेतु त्रियक नियम। अब मैंने बार बार बताया था त्रियक नियम किसने दिया था? ट्राइड्स थ्योरी किसने दी थी? डोबेराइनर ने। तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा? डोबेराइनर। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से तत्वों का, एलिमेंट का डोबेराइनर के त्रियक नियम का पालन करता है। मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन सा उनके एग्जाम्पल में आता है? तो आपको तीनों लिखवाए थे, देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये भी लिखवाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी लिखवाया था। तीनों के तीनों ट्राइड्स में आते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन, अब इसमें भी थोड़ा सा अलग था। इनमें से कौन सा एक डोबेराइनर के समूह में नहीं आता है? अब ये थोड़ा 11th-12th लेवल के हिसाब से दे दिया, क्योंकि अप टू 10th में देखा जाए तो तीन ही दे रखे हैं, तीन ही समूह, तीन ही ग्रुप दे रखे हैं। एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाला, लिथियम वाला और क्लोरीन वाला। लेकिन अब इसमें दो और दिए हैं, सी और डी में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी वाला। मतलब ये इसका पालन नहीं करता। कौन सा आएगा फिफ्थ में? सी। 6 नंबर, इनमें विचार करना है। जर्मन रसायन डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु त्रियक नियम दिया, ये सही है। ट्राइस थ्योरी किसने दी थी? डोबेराइनर ने। बी वाला देखो, त्रियक तत्वों में बीच वाले तत्व का द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। क्या पहले और तीसरे तत्व के जो मास द्रव्यमान निकलेगा उसके योग के बराबर का होगा क्या बीच वाला तत्व, या उसका एवरेज औसत वाले के बराबर होगा? तो इसका मतलब दूसरा क्या है? गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल एक। 7 नंबर, तत्वों का, एलिमेंट का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने, जिसने क्या दी थी? ट्राइस थ्योरी। तत्वों के वर्गीकरण संबंधित अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर समायोजित किया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व का गुण, प्रत्येक 8वें एलिमेंट का गुण समान रहेगा। ये किसने बताया था? न्यूलैंड ने। किसने बताया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो 9th में क्या आ जाएगा? बी। फिर 10 में बताना है कि विचार करना है कौन सा सही है। पहला है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम में कई अज्ञात तत्वों के स्थान रिक्त रखे थे, ये सही था क्या? न्यूलैंड ने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी थी। किसने छोड़ी थी? मैंडलिप ने। तो पहला तो क्या है? गलत। दूसरा, न्यूलैंड का अनुमान था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं और भविष्य में और तत्व नहीं मिलेंगे, ये बात सही है, क्योंकि न्यूलैंड ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने बोला था कि 56 तत्व हैं, इसके आगे नहीं मिलेंगे, यही आपको याद करना है। तो सिर्फ कौन सा सही आएगा? सेकंड नंबर। तो 10 का आंसर क्या आएगा? बी, केवल 2। 11वां नंबर देखो, एक्स वाई जेड 3, देखो एक्स वाई जेड 3 दे दिए, किसके हिसाब से? ट्राइड्स थ्योरी के हिसाब से, त्रियक नियम के हिसाब से। अब त्रियक नियम में अपन जानते हैं कि इन दोनों का जो द्रव्यमान आएगा, मास, उसका क्या निकालना आपको? एवरेज। क्या निकालना है? औसत। अब देखो x का मान कितना दे रखा है? 8, और z का मान कितना दे रखा है? 10। तो 10 और 8 18, 18 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9। तो 11वें का आंसर क्या आएगा? बी, 9। 12वां नंबर, m तथा n समान गुण वाले दो तत्व हैं, दो एलिमेंट दे रखे हैं, दोनों क्या है? इक्वल प्रॉपर्टीज है, जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो इनके बीच में कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने बोला था प्रत्येक 8वें तत्व का गुण हमेशा क्या रहेगा? एक समान। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्रत्येक 8वें तत्व का गुण क्या रहता है? एक समान। तो एक चीज बताओ, यदि ये m है और ये क्या है? n है, तो इनके बीच में कितने हो गए? कितने रहे? 6। तो इनके बीच में कुल तत्वों की संख्या क्या रहेगी? 6। 13वें नंबर का क्वेश्चन, डोबेराइनर का त्रियक नियम यानी कि ट्राइस थ्योरी तथा न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी कि ऑक्टाव सिद्धांत तत्व के परमाणु द्रव्यमान
और उनके गुणों के बीच एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है, सही है, क्योंकि उन्होंने परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक मास वगैरह के आधार पर सजाया था। दूसरा नियम, त्रियक नियम और अष्टक नियम के आधार पर संपूर्ण तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं है, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें क्या आएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि अपन इनके आधार पर पूरे तत्वों को सजा सकते हैं क्या, नहीं सजा सकते। 14 नंबर, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, तो ये नियम किसने दिया था, ये आपको अलग याद रखना था। ये चीज किसने बताई थी, मेंडलीफ ने। किसने बताई थी, मेंडलीफ, ये नहीं लिखवाया था। अब देखो, ये चीज दे दिया 15 के अंदर, यदि आपको 14 नहीं आ रहा था, देखो 15 में खुद ही दे दिया कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण के आवर्ती फलन। अब आया कि नहीं आया, यदि 14 नहीं आ रहा था, 15 आप पढ़ते तो खुद ही समझ जाते कि आवर्त फलन किसने बताया था, मेंडलीफ ने। तो 14 का आंसर क्या हो जाता आपका, मेंडलीफ। अब इसका क्या आएगा, आवर्त फलन किसके रहेगा, द्रव्यमान भार के, किसके होते हैं, वेट के। आवर्त सारणी का जनक, पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है, इसमें भी कई गलत करके आए हैं। कोई नील्स बोर कर रहा है, कोई बर्जीलियस कर रहा है, बहुत बार बताया कि कौन है, मेंडलीफ। फिर 17 में निम्न कथनों पर क्या करो, विचार करो। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किया था, सही है। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने। दूसरा क्वेश्चन देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ के आवर्त सारणी का ही संशोधित रूप है, ये भी सही है, क्योंकि उसने कुछ चीजें ही ऐड की थी, तो इसका मतलब दोनों सही है। तो 17 में भी आंसर क्या आएगा, सी 1 और 2। 18वां में मेंडलीफ ने किस आधार पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी कि एटॉमिक मास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 का ए। 19, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कौन था, हेनरी कैवेंडिश ने कभी कोई तत्व ही नहीं सजाए, ये गलत। डेवी, ये भी गलत। चार्ल्स भी गलत, तो कौन आ जाएगा, मेंडलीफ। हाँ, अब ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं बताया था, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ का निधन कब हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, अब इसमें दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखना 1907 के अंदर। इनकी मौत कब हो गई थी, 1907 में। मेंडलीफ, अब ये लिखवाया था, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था, 1869 में। चारों लिखवाया था। 1817 में तो किसने दिया था, डोबेराइनर ने। 1863 में किसने दिया था, न्यूलैंड ने। 1869 में किसने दिया था, मेंडलीफ ने। और 1913 के अंदर किसने दिया था, मॉसलेन। 22 नंबर 1817, अब जैसे ही 17 आ गया तो आपका क्या आंसर आएगा, डोबेराइनर। कौन किया था, डोबेराइनर। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिए, 1869 में। अब 2 क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए। 24वें नंबर का क्वेश्चन, अब देखो इतना इजी, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, अरे इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल को क्या बोला जाता है, वर्ग। क्या बोला जाता है, ग्रुप। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को ऐसे, हॉरिजेंटल को क्या बोला जाता है, आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। पीरियड बोला जाता है। अब इसमें भी कईयों ने निष्क्रिय गैस लिख दिया, पता नहीं किस आधार पर, किसी ने संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दिया, जबकि ये आवर्त सारणी में पूछा है, इनको क्या कहते हैं। 26वें नंबर का, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने पीरियड आवर्त थे, 7। कितने आवर्त थे, 7। वर्ग कितने थे, 9। मेंडलीफ की बात हो रही है ये। 27वें नंबर का, मेंडलीफ के समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, गलत है। मेंडलीफ के समय इनर्ट गैस, नोबल गैसों की खोज हो गई थी, जिनको उन्होंने एक साइड में लिखा था, तो पहला क्या होता है, गलत। दूसरा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के शून्य समूह में निष्क्रिय गैसों को रखा गया, ये सही है। तो 27 का आंसर क्या आएगा, बी। अब लास्ट में देखो, इनमें बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। कई बकलों ने कर दिया, ऐसे मिलाना स्टार्ट कर दिया, अरे ये ऑलरेडी मिले हुए हैं, इनमें बताना है कौन सा गलत है, वो अपने हिसाब से मिला रहे, इसको इससे, इससे इससे, ये रे। ठीक है, वो तो ये जानते हैं। देखो फर्स्ट एक को क्षार धातु बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं,
एल्कली मेटल बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? अरे वर्ग फर्स्ट को बोला जाता है क्या नहीं? अब देखो फर्स्ट बी, अब फर्स्ट बी में दे रखा है क्षारीय मृदा धातु, वो सेकंड बी होता है। क्या होता है? सेकंड ए, बी नहीं, सेकंड ए। तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा? गलत, क्योंकि क्षारीय मृदा धातु मैंने बताया था, क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कली अर्थ मेटल किसे कहा जाता है? वर्ग नंबर 2 को, जिसे क्या कहा जाता है? सेकंड ए। जबकि इसमें दे रखा है फर्स्ट बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। बाकी के देखो 6A को क्या कहा जाता है? चैलो केजन, मैंने बताया था। अरे 6A कौन सा वर्ग हो गया? 16 वर्ग, पीरियोडिक टेबल में बताया था कि नहीं? कौन सा वर्ग होता है? ये पूरे याद रखने के लिए नोट्स में मिल जाएंगे। एक बार नोट्स लिखे हुए हैं कि किसी के पास? एक बार देना, देखो एक बार। 6 वाला कहाँ? ये रहा, देखो 6 से लिखा हुआ है कैलोजन फैमिली, मैंने बोला था ये भी आपको याद रखना है। और इधर देखो सेकंड बी वाला, ये रहा सेकंड ए, इसे बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल, जबकि इसमें दे रखा है फर्स्ट बी, तो ये आपका क्या होगा? गलत। जबकि 7th ए यानी कि कौन सा वर्ग? 17 वर्ग, जिसे क्या बोला जाता है? हेलोजन, ये भी सही है। तो 28वें में कौन सा गलत आएगा? बी। अब बताओ, इसमें बिल्कुल इजी, और जबकि 2-3 पेजों का ही दिया था मैंने, क्योंकि मैंने सर्च किया, मैं कईयों ने रिवीजन नहीं किया होगा, तो एक ऐसा सा पेपर ढूंढ करके दे देते हैं ऊपर ऊपर का, ताकि किसी ने पढ़ा होगा ऊपर ऊपर का मिलते जुलते तो सारे सही हो जाए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 28 क्वेश्चन है, इनमें से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाए हुए नहीं होंगे, बाकी का सारा डिट्टो था। लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? समझ गए सभी? अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपके जो टेस्ट होगा वो इसी टॉपिक का होगा जो करंट में चल रहा है। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाला। अब कईयों की ये दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम के कितने, थोड़ी बस मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रिंट आउट निकाल के थोड़ा वर्ड मीनिंग जितना हो सके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, फिर क्योंकि देखो मेन चीज़ ये होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले इंग्लिश के अंदर फिर हिंदी के अंदर पेपर बनाना टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पेपर जिसमें टर्म्स आपके थोड़े इंग्लिश के भी यूज कर लिए जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन है, क्या करना। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये अभी पहला टेस्ट है, किसी के भी 1-2 के 10, 11, 12 नंबर आए हैं, कई आधों ने तो दिया नहीं है, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। समझ गए सभी? अब कहाँ तक करवा दिया था? रेडॉक्स तक हो गया ना? अब देखो, अब पढ़ेंगे अपन ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें देखो मैं आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट ही दे दूंगा, क्योंकि इतना लेवल का पूछेगा नहीं, मैं आपको नाम लिखवा दूंगा, आपको रिएक्शन में यदि वो दिख जाए तो आप डायरेक्ट बता देना यही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, जिस भी किसी रासायनिक अभिक्रिया, पहले तो समझो होता क्या है डेफिनेशन, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर किसी पदार्थ का, सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो। क्या हो? ऑक्सीकरण हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीकारक। जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण होता है, जिसके जो ऑक्सीकरण करवाता है उसे क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकारक। अब आपको देखो कई बार क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट्री है, तो मैं आपको एक चार्ट दूंगा, देखो पहले वो बना लेते हैं फिर इसको समझेंगे। साइड में लिख लेना इधर,
ताकि आपको डायरेक्ट देखने की जरूरत ना पड़े। प्रमुख ऑक्सीकारक, इसमें लिख लेना एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑक्सीजन, जहां आपको क्या दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, आपको ओजोन दिख जाए, आपको ब्रोमीन दिख जाए, आपको क्लोरीन दिख जाए। अरे बातें नहीं करनी है। इसके अलावा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड दिख जाए, H2SO4। इसके अलावा आपको नाइट्रिक अम्ल HNO3 दिख जाए, आपको कॉपर ऑक्साइड दिख जाए, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख जाए, इसके अलावा वो लिख लो, में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं लगभग सारे लिखवा रहा हूँ। इसके अलावा और एक और लिख लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO। ये जब भी दिख जाए तुरंत लगा देना कि ये क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब इसमें कभी दिक्कत आएगी क्या, बस ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ये ही देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, इजीसा Mg+O2 क्या बन गया, MgO। बैलेंस करेंगे, इधर लगा दिया 2 और इधर लगा दिया 2। अब देखो इधर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, पहले तो देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ रहा है, तो कौन करवा रहा है, इसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ने का काम Mg के साथ में क्या जुड़ा है, तो ये ही क्या कहलाएगा आपका, कौन सा पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक एजेंट। ठीक है, यहां देखेंगे तो देखो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन देखोगे तो किसका हुआ है, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर किसके द्वारा हुआ, ऑक्सीजन के द्वारा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट, क्योंकि ये जुड़ा है इसके साथ में ऑक्सीकारक पदार्थ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे, देखो ये रहा आपका ऑक्सीजन। एक बार एक एक एग्जाम्पल लिखो, फिर मैं देता हूं 2-3, फिर आपको कट करने हैं। पहले थ्योरी लिखो, सिंपल सी थ्योरी लिखेंगे इसमें, जो दूसरे पदार्थों, सब्सटेंस का ऑक्सीकरण करे, ऑक्सीडेशन करे, उसे क्या कहेंगे अपन, ऑक्सीकारक पदार्थ।
जल्दी जल्दी लिखो इसे। बस आपको क्या करना है, ये जो मैंने लिखवाए है ये याद करके चलना। बस आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देना ऑप्शन में कि ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में देख लेना है। ऑक्सीजन कहीं दिखे, ओजोन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, क्लोरीन दिख जाए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूले लिखने हैं मैन तो, क्योंकि रिएक्शन में ये लिखे भी आएंगे। फॉर्मूले भी लिखना रे। यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो गया है, मैग्नीशियम। पूरा लिखना चाहो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीकरण होकर के क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसने करवाया है, ऑक्सीजन। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अवकारक। फिर वही कल की तरह 2-4 एग्जाम्पल देंगे, आपको चेक करना है कि किसका ऑक्सीकारक एजेंट क्या है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए क्या, लिख लिया क्या सभी ने, अरे लिख लिया क्या। आप देखो जस्ट अपोजिट हो जाएगा अवकारक पदार्थ। रेड्यूसिंग एजेंट। और इधर पहले ही लिख लेना प्रमुख अवकारक पदार्थ। रेड्यूसिंग एजेंट। अब कौन कौन से होते हैं मैन, लिखो सभी साथ के साथ लिख लो एक बार। जैसे एक तो आपको कहीं दिख जाए हाइड्रोजन, क्या दिख जाए, हाइड्रोजन। इसके अलावा और कार्बन, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे लेड सल्फाइड, पीबी। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहां भी आपको दिख जाए, सोडियम भी होता है, सोडियम और उसके क्षारीय मेटल वगैरह, ये भी जहां दिख जाए तो आप बता देना। ये सारे के सारे कौन से हैं? अवकारक सब्सटेंस। अब इसमें डेफिनेशन, जो दूसरे पदार्थ का, सब्सटेंस का क्या कर दे? अवकरण, रिडक्शन कर दे। यानी कि जिसके कारण किसी पदार्थ का क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे अपन? अवकारक पदार्थ। अब जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं, जैसे एम कॉपर ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस हो, तो कॉपर प्लस H2, बैलेंस है क्या? हाँ। अब देखो इधर, यहां पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है, तो यहां से ऑक्सीजन निकला है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हुआ है? अवकरण। क्या हुआ है? अवकरण। क्योंकि क्या निकला है? क्या निकला है? ऑक्सीजन। और उसको करने के लिए साथ में कौन था? किसके कारण हुआ है? हाइड्रोजन के कारण। तो अवकारक कौन होगा? यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। अब एक बार ये लिखो, दो तीन और एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है आज। अभी एक और चीज़ पढ़ाना बाकी है, क्योंकि वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना। फटाफट लिखो इसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑक्सीडाइजिंग, लिख ले के ये लिखो लिखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बताना है सभी को। आप तो बस डायरेक्ट बता देना इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जैसे NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2। ये लिख लिया क्या ऊपर वाला?
एक और एग्जाम्पल, HCl 3HCl प्लस HNO3 Cl2 प्लस ये क्या रिएक्शन दिया है इसमें, NOCl प्लस H2। Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 2Fe प्लस 3CO2। बताओ इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट। पहले में कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्या होगा, अरे क्या होगा, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीडाइज। क्यों होगा, क्योंकि यहां देखो इसके द्वारा यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, अरे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन किसके द्वारा हुआ है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया रे, चल गया। दूसरे में क्या आएगा, वैसे भी देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आते ही समझ जाना क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखो ये क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहां पर क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। समझ गए, तो आपको सीधा सा ट्रिक से कर लेना, याद कर लेना जो मैंने लिखवाया है। देखो ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, रेड्यूसिंग, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होगा रेड्यूसिंग एजेंट। लिखो इसे फटाफट। अब एक लास्ट चीज है वो भी आज कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया टॉपिक को चलते हुए, फटाफट लिख लो इसको। क्या हो गया, देखो एक नॉर्मल चीज तो बेसिक, ये वाली चीजें आपको ध्यान रखना, बाकी का देखो नॉर्मल से अपन बेसिक वैसे भी जानते हैं कि जिसका मतलब जिससे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिसके द्वारा होता है उसको क्या बोला जाता है, डेफिनेशन में पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण, उसे क्या बोल दिया जाता है, ऑक्सीकारक एजेंट। अब देखो आपन ने कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जैसे एक जो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा देसी तरीका कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है, तो हाइड्रोजन यहाँ निकला है तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, तो किसका हुआ है, नाइट्रोजन का, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, अवकारक पदार्थ। जो साथ में होता है जिसके साथ से निकलता है उसको क्या बोल दिया जाता है, विपरीत वाला, अपोजिट वाला। अरे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन निकला है,
तो ऑक्सीकरण हुआ है, तो किसके साथ निकला है? नाइट्रोजन से। तो इसे उल्टा वाला बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है? अवकारक। क्या बोल दिया जाता है? अवकारक। जबकि इसको करवाने किसके कारण हुआ है? ऑक्सीकरण के कारण, तो इसे क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सीकारक। जैसे अब यहां पर देखो, यहां पर देखो सभी, ध्यान दो इधर, यहां आयरन के साथ में यहां पर क्या निकल गया है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया यहां? अरे ध्यान दो, इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्योंकि फेरस से क्या निकल गया है? क्या निकला है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जिसके साथ में, किसके साथ में था ये? फेरस के साथ में। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अब इसका अपोजिट, ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या? ऑक्सीजन का निकलना। अरे रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। तो देसी सीधी सी बात में ये बोल देता है किसका हुआ है? फेरस का। तो ये आपका क्या कहलाएगा? फिर इसको बोल देंगे इसका अपोजिट, रिडक्शन का। रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल दिया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तरीका होता था जब 9th-10th में अपन पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के अंदर आपको सीधे सीधे ये ऑप्शन में ये वाले मिलते हैं, तो आपको ये चार्ट याद रखना है। सीधे ऑप्शन में पूछा जाए यहाँ पर ऑक्सीकारक एजेंट कौन है, तो आप बता सकते हो। और दूसरा जो वही चीज़ें होती है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता है, एक यदि किसी का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उसमें दोनों एजेंट भी होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रेड्यूसिंग एजेंट भी। जैसे यहाँ पर देखा, कोबाल्ट क्या है आपका? रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर फेरस आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रख लेना। अब इसमें भी देख लेते हैं। अब इसमें फिर आपको वही चीज कल की याद रहेगा क्या? यहां पर नेगेटिव एलिमेंट घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? अरे या यहां देख लो, हाइड्रोजन के साथ में उधर ऑक्सीजन के रिलेटेड, तो वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। कौन? हाइड्रोजन। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा याद? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कईयों को ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है। अरे सीधा सा ध्यान रखना है। चलो एक फिर वापिस से, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज फटाफट ये करवा दूँ, आ रहा होगा समझ में। देखो नॉर्मल वाला एग्जाम्पल लेते हैं वापिस, पहले वाला Mg+O2, तो क्या बना? 2MgO। ये बना कि नहीं बना? अब देखो इसमें तो क्या था? मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसके साथ में कोई और एलिमेंट होता तो वो आपका क्या कहलाता? अवकारक। क्या कहलाता? अवकारक। ठीक है, वो क्या कहलाता? अवकारक। अपोजिट वाला एजेंट कहलाता कि ये एजेंट है, लेकिन इसमें कोई है नहीं, तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो जो बच गया किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन के द्वारा। और ऑक्सीजन अपन जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीकारक एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीकारक एजेंट। ठीक है, अब ये ऊपर वाला लेता हूं मैं एक बार वापिस। अब एक बार समझना एक ही एग्जाम्पल से। अब इसमें आओ, सभी में ये नियम लगेगा। अब इधर वाले में देखो, सभी ध्यान देना एक बार। यहां पर देखो फेरस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, और इधर देखेंगे तो फेरस के साथ में ऑक्सीजन निकल गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? अवकरण। क्या बोलते हैं अपन? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब देखो यहां ऑक्सीजन निकला है तो इसे क्या कहेंगे अपन? रिडक्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना जिसका अवकरण हो रहा है, किसका हो रहा है? ऑक्सीजन। तो यहां से क्या हो गया? निकल गया। तो किसके साथ है ये ऑक्सीजन? फेरस के साथ में। तो जो ऑक्सीजन को निकाल रहा है वो एजेंट कौन है? फेरस। तो इसे बोल दिया जाता है क्या? कौन सा कारक बोला जाएगा?
ऑक्सीकारक, क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकारक एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, और वैसे भी पता चल जाता, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गया, क्या होता है? रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अलावा मतलब जो दूसरा बच गया वो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ऐसे ध्यान रखना है, कर लोगे अभी याद? थोड़ा और प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी केमिस्ट्री बहुत बाकी बची है। अब फटाफट ऑक्सीकरण संख्या निकालना में सीखो। कितने लोगों को आता है ये निकालना? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है क्या? थोड़ा बहुत। देखो इसमें कुछ नियम होते हैं, बस वो नियम याद रखने होते हैं, आप निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे नियम का मतलब, पहले तो देखो बेसिक सी चीज़ है, कुछ दो एलिमेंट का ध्यान रखना होता है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। लेकिन थोड़ा डीप में ये पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना कि ये कुछ धातु के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ में रहता है, ठीक है? तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? -1। क्या हो जाती है? -1। कुछ ये एक अपवाद स्वरूप होते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन जो होता है, यदि ये संयुक्त अवस्था में हो, कंबाइन स्टेट में हो, जैसे मान लो H2O है, H2SO4 है, तब तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी? +1। क्या रहेगी? +1। लेकिन यदि यह किसी मेटल के साथ में हो, मेटल के साथ में, जैसे मान लो Na2H, यहीं पर देख लो, ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? सोडियम, मेटल है, तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? -1। क्या हो जाती है? -1। बस ये चीज़ें याद रखने में जोर आई। वैसे इतना डीप पूछेगा नहीं, फिर भी कई बार हो आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2। क्या होती है? -2। लेकिन जब ये सल्फर के साथ जुड़ जाता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? +1 भी मान लिया जाता है, और क्या मान लिया जाता है? +2 भी मान लिया जाता है। अब ये चीज़ तो चल ही रही थी, साथ ही साथ में यदि ये पर ऑक्साइड बने, क्या बने? पर ऑक्साइड बने, यानी कि जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड हो गया, तब इसी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हुआ है वो क्या हो जाती है? -1। क्या हो जाती है? -1। बस ये दो अपवाद थोड़े से ध्यान रखने हैं, बाकी का याद रखना इजी है। कैसे? जो वर्ग फर्स्ट में आते हैं, वर्ग फर्स्ट में कौन कौन आते हैं? अब तो याद होगा, वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन को तो इधर याद रख लिए, बताओ कौन है? लीना, कारे, रब से फरिया। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1। क्या होगी? +1। वर्ग नंबर 2, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इनकी क्या होगी? +2। क्या होगी? और एक याद रखना है, वर्ग नंबर 17। वर्ग नंबर 17 इसके कौन से आता है? अरे फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, तो इनकी क्या होगी? -1। क्या होगी? -1। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना क्या होता है? इजी। थोड़ा सा भी समझ लो, फिर कल इसको डिटेल में। अब देखो इसमें पूछा कैसे जाता है, एक हिंट और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे KMnO4 में पूछ लिया जाए, किसका पूछ लिया जाए?
KMnO4 में M की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, अच्छा मैंने कैपिटल लिख दिया क्या, निकाल सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, एक नियम, इनमें जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगी उनका योग हमेशा क्या होता है, अरे किसी यौगिक कंपाउंड के अंदर सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा 0, इनका योग करेंगे किसके बराबर होता है, तभी तो निकाल सकते हैं, हमेशा योग क्या मानेंगे 0। हाँ ये बोल सकते हो कि ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो यहाँ पर मान लो अब मैग्नीज का निकालना हो, निकाल सकते हो क्या, जैसे पोटेशियम पर कितना होता है, अरे ये अभी याद करवाए पोटेशियम का कितना होता है, तो इसकी जगह तो क्या लिख दिए 1 प्लस मैग्नीज का निकालना, इसका क्या मान लो x, ऑक्सीजन पे क्या होता है अभी बताया था -2, लेकिन कितने हैं 4, बराबर में योग कितना होना चाहिए 0, कितना होना चाहिए 0। अब करो सोल्व, 1 प्लस एक्स प्लस -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स -8 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7, कितना आ जाएगा 7, तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, बस ये चीजें बची है जो अपन कब क्लियर करेंगे, कल। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हर चीज में।